पहले मैं बहुत काली हुआ करती थी, जब से मैंने बीबी क्रीम लगाई है मेरा गोरापन निखर गया है। ऐसे एड्स आपने देखे होंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सब जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया फ्रेश सा लेक्चर लेकर, जो है L6 और चैप्टर आपको पता ही है, वही कहानियाँ मेंडल की चल रही है और वंशागति व विविधता का सिद्धांत। उसमें चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या कहानियाँ पढ़नी है हमें और क्या पढ़ चुके हैं। और आज का जो लेक्चर फ्लो है वो कुछ ऐसा है कि हमें बहुजीनी वंशागति के बारे में पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट आंसर्स में आता है ये। और इसके बाद है बहुप्रभाविता, ये पढ़ना है हमें। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना है। और ये बता दूं कि ये जितने छोटे हैं उतने ही वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वैसा वाला कुछ केस है इनका, क्योंकि इन पे भी, और पहले भी मैंने बोला कि मेंडल का चैप्टर अपने आप में कंपटीशन को लेकर चलता है साथ साथ। चाहे वो इजी लगता है, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने उसको सही से नहीं समझा, मतलब बोना लंबा तक तो ठीक है, लक्षण चेंज हो जाने के बाद आपके भी हाव भाव चेंज हो सकते हैं, तो उसको अच्छे से समझे। तो पहले हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों में सिमिलर सा नेम है और सब समझ में आ रहा होगा। बहुजीनी मतलब ऐसा कुछ जो बहुत सारे जीनों से वंशागति को डिनोट कर रहा है। तो वही मेरी नाम ही मेरी परिभाषा है या मेरा नाम ही मेरी परिभाषा है। तो इससे इसकी परिभाषा बन जाएगी कि कुछ ऐसे जीन्स या कुछ ऐसे लक्षण, ठीक है, कुछ ऐसे लक्षण जो बहुत से जीनों से कंट्रोल होते हैं या संतुलित होते हैं या नियंत्रित होते हैं, ऐसी वंशागति को हम क्या कहते हैं? बहुजीनी वंशागति। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आप खुद है, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचते हैं, देखते हैं क्या है ये कहानियां। तो मेंडल के अध्ययन में विशेषकों लक्षणों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप यानी अल्टरनेटिव ट्रेट्स या हमने फॉर्म्स देखे, जैसे बीजों का रंग पीला व हरा, पौधे की लंबाई में लंबा या बौना, बीज का आकार गोल या सिकड़ा हुआ। ये सारा हमने देखा था। 7 जो लक्षण देखे थे उसमें आपने देखा था कि एक लंबा था तो एक छोटा था, एक गोल था तो एक झुर्रीदार था, एक पीला था तो एक हरा था। ये सारे ट्रेट्स हमने देखे थे। इनमें बीज के, जो कि मैंने शुरू से बोला है कि इनके बीच के यानी इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच की कोई हिस्से अनेक स्तर या ग्रेड्स दिखते हुए रूप नहीं थे। क्या मतलब है कि मैंने आपसे कहा था कि या तो मेंडल ने जितने भी लक्षण चूज किए थे उसमें या तो सारे ही लंबे थे या सारे ही छोटे थे या लंबे और छोटे थे, कोई बीच की हाइट का पौधा ही नहीं था। और यही मेंडल के नियम की आप बोल सकते हैं कि ड्रॉबैक कह सकते हैं, कमियां कह सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद ये बहुजीनी सिद्धांत और मल्टीपल एलील यानी कि बहु एलीलता, ये सारे सिद्धांतों के बाद मेंडल के नियम को और स्ट्रॉन्गेविटी मिली। तो उसके बाद से ये कहानियां शुरू हुई और ये शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इनमें कोई इंटरमीडिएट था ही नहीं। जैसे मान लो लंबा है और बोना है ना, हमारी हाइट, कि हमें या तो 6 फीट के होंगे या 4 फीट के, ऐसा होता है क्या ह्यूमंस में? क्योंकि मेंडल के नियम की जब हम कमियां पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं कि मेंडल सफल क्यों नहीं हुए, मतलब जब उनका पब्लिश हो चुका उसके बाद भी कई लोगों ने उसे माना नहीं, तो इसका पहला रीजन ये भी आप सुन लीजिए, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो पहला रीजन तो था कि वो मैथमेटिशियन थे, भाई गणितज्ञ थे, और हमारे जैसी सोच उनकी भी थी कि भाई गणित वाले को बायो वाले के बारे में क्या पता, वो क्या लक्षण बताएंगे। तो लोगों को क्या था, नहीं ये तो फर्जी है, ऐसा सोच रहे थे। ठीक है। दूसरा, उनके पास जो एग्जाम्पल थे वो सिर्फ मटर को लेकर थे, ह्यूमैनिटी पे या आसपास के वातावरण में उनके एग्जाम्पल से भिन्नता देखी गई थी। जैसे हमने सहप्रभाविता देखा, जैसे हमने जो है वो अपूर्ण प्रभाविता देखा, और जैसे मैंने आपको हाइट का एग्जाम्पल दिया कि हमें भी अगर मेंडल के नियम फॉलो हो रहे हैं तो फिर या तो हम में सिर्फ 6 फीट का इंसान होना चाहिए क्योंकि वो डोमिनेंस है, या फिर रिसेसिव वाला बोना होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें 6, 4, 4.2, 4.6 ये सारी ही हाइट है। तो ये बीच के लक्षणों को समझाने की जो प्रयत्न है वो मेंडल नहीं कर पाए थे, ये दूसरा था। तीसरा, जो आसपास के वैज्ञानिक थे वो सोच रहे थे कि जो मेंडल है
उनके पास इन बातों का कोई प्रूफ नहीं है सिवाय मटर के। भौतिक रूप से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे उसको, इसीलिए वो मेंडल के नियमों को क्या नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और सबसे चौथा रीजन जो आज हमारे पास है, ये इंटरनेट, ये कम्युनिकेशन स्किल्स कि लो कुछ डालना है तो यूट्यूब पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो तो फेमस हो जाते हैं, सबको पता चल जाता है। एक छोटी सी बुक जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रून सोसाइटी थी, उन्होंने मेंडल के नियम जरूर पब्लिश किए थे, लेकिन कुछ भाव नहीं दिया गया मेंडल को। तो यही कुछ कमियों की वजह से मेंडल के नियम उस टाइम जो है वो क्या नहीं हो पाए, इतने फेमस नहीं हो पाए। आगे इसके बारे में एक कहानी फिर से वही चीज आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो इंटरमीडिएट्स को नहीं समझा पा रहे थे। लेकिन प्रकृति में अपने आसपास देखने पर पता लगता है कि किसी लक्षण के मात्र दो वैकल्पिक रूप ही नहीं होते, मतलब या तो लंबा या बौना नहीं होता, बीच के भी होते हैं। अनेक लक्षण स्पष्ट क्रमिक स्तरों का होना या ग्रेडिएशन होना, जिसको कहते हैं यानी ग्रेड्स होना। ग्रेड्स होती है ना, आप में जैसे ग्रेड्स होती है भाई, खाली ए और ई ग्रेड नहीं मिलती, बीच की भी तो ग्रेड है, बी सी डी ई, ये कहाँ गए? तो ये जो है ये प्रदर्शित करते हैं। और उसको समझाने के लिए फिर बाद में बहुजीनी वंशागति का एक सिद्धांत दिया गया, यानी कल्पना की गई और बाद में उसको फॉलो भी किया गया। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले वही मैंने कहा, आप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और उसमें भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी कलर। हाइट तो है ही, लेकिन यहाँ पे हाइट वाला भी ले सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हमने कलर वाला लिया है कि मनुष्य में त्वचा का रंग, ठीक है। आप अपने आसपास बहुत सारे मनुष्यों को देखते हैं, ये दो पैरों वाले जानवर को देखते हैं, एक आपके सामने खड़ा है, तो क्या आप में सिर्फ गोरे, यानी गोरे मतलब कैसे गोरे, दूध जैसे गोरे और तवे जैसे काले लोग ही मिलते हैं? आप बोलिए मैम तवे जैसा काला लोग तो हमने देखा नहीं देखा तो क्या करें? तो क्या यही दो ग्रेड है कि एक तो तवे जैसा काला और दूसरा दूध जैसा गोरा या बिल्कुल गोरा? ऐसे ही दो लोग मिलते हैं? नहीं, बहुत से कलर कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मेरा जो कलर है ना तो वो बहुत ज्यादा काला है तवे जैसा, ना ही बहुत ज्यादा गोरा है, विटिश कलर जिसको हम कहते हैं, गेहुआ कलर जो कहते हैं वैसा है। और आपके आसपास भी आप देखते हैं कि हर कॉम्बिनेशंस के आपको कलर मिलेंगे। तो भाई मेंडल के अनुसार तो या तो काला ही होना चाहिए था या फिर गोरा ही होना चाहिए था। ये बीच के कलर क्या है? तो ये बीच के कलर की जो अवधारणा है वो बहुजीनी सिद्धांत से दी जाती है। क्या है कि मानव का जो कलर है, जैसे काला या गोरा, सिर्फ काला या गोरा नहीं होता, इसमें काले से गोरे के बीच अनेक संभावित रेंज या परास होती है। इनको बहुजीनी या मात्रात्मक लक्षण कहते हैं। भाई ये मात्रात्मक को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये पॉलीजेनिक यानी कि बहुजीनी सिद्धांत का दूसरा नाम है, मात्रात्मक वंशागति सिद्धांत भी कहते हैं इसे। तो इसको ध्यान दें। क्यों मात्रा? मात्रा मींस क्वांटिटी, मतलब ये जीन की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, मात्रा पे डिपेंड करेगा। अब मात्रा बोलेंगे क्या 2 किलो जीन, 4 किलो जीन, ऐसे नहीं, अभी समझाते हैं आपको कैसे। तो ये जो एक ऐसा लक्षण है, यानी कि मनुष्य का त्वचा का रंग जो बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है, प्लस उसकी मात्रा से भी कंट्रोल होता है कि किसमें किसकी कितनी मात्रा है, उसके हिसाब से आपका रंग होगा। हालांकि मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि आपकी त्वचा का जो रंग है वो मेलानिन की वजह से होता है, बताया था ना, किसी को याद हो तो पिछली क्लासेस में। और डिटेल में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो आने वाला था। चलो अभी समझते हैं इसको। 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा त्वचा का रंग है ये 3 या अधिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि हर लक्षण का एक ही जीन होता है और 2 एलील होते हैं और डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। यहाँ पे कहानी थोड़ी डिफरेंट हो गई। तथा इनके फिनोटाइप प्रत्येक एलील का मात्रात्मक योगदान है। जो बच्चे सिर्फ यहीं से क्लास ले रहे हैं तो उनके ये जो एलील है और ये ट्रेट्स है ये सब ऊपर से उड़ रही होंगी। तो मैं बार बार इसके लिए कह चुकी हूँ कि वंशागति वाला जो है आप चैप्टर 1 से पढ़े, जहाँ पे मैंने शब्दावली बताई है उसको देखें जरा ध्यान से, तभी ये कहानियां समझ में आएगी, ठीक है। वरना ये ऊपर से ही जाता रहेगा और आगे जब खतरनाक वाली जेनेटिक्स शुरू हो जाएगी तब तो माशाअल्लाह क्या ही बात होगी, ठीक है। 3 या अधिक जीनों, यहाँ से डेफिनेशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। 3 या अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित वंशागति बहुजीनी या मात्रात्मक वंशागति या पॉलीजेनिक और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाती है,
ठीक है, इसको दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। बहुजीनी से तो आपको परिभाषा बन जाएगी कि ऐसे लक्षण दो या दो से अधिक जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं या वंशागति कराते हैं, उन्हें बहुजीनी वंशागति या मात्रात्मक वंशागति कहते हैं। अब चलो ये क्वेश्चन पूछ लिया सीधा कि इसे मात्रात्मक वंशागति क्यों कहते हैं, तो आप इसका ये आंसर लिखेंगे क्योंकि ये जीन अपनी मात्रा के हिसाब से लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इनमें जीन्स में ये जो जीन है वो किसी भी जंतु में या एनिमल में या सजीव में किस मात्रा में है उसके हिसाब से इनका लक्षण निर्धारित होगा। अभी इसको समझेंगे तो आपको और बात समझ में आएगी। पहले ये कहानियां पढ़ लेते हैं। बहुजीनी वंशागति चूंकि सतत विभिन्नताएं पैदा करती है, अंत यह जीनों पर पर्यावरण के प्रभाव व अध्ययन में मददगार है। वही जो मेंडल नहीं कर पाए कि मेंडल सिर्फ मटर तक सीमित रह गए, लेकिन पर्यावरण की जो दूसरी चीजें हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनको समझने में कौन हेल्प करता है, ये बहुजीनी वंशागति। ठीक है, एक हाइट वाला बता दिया, वो भी लिख सकते हो और त्वचा वाला भी लिख सकते हो, त्वचा वाला बेस्ट है। अभी समझते हैं इसको। चलिए, तो कहानी ये है कि जो मानव में त्वचा का रंग है, चांदी जैसा रंग है तेरा। ठीक है, याद किसी को गाना आ रहा हो तो कृपया अपने आप को शांत रखें, क्योंकि वो चांदी जैसे रंग की बात नहीं कर रहे हम। मानव में जो त्वचा का रंग है, जिसपे वही ऐड बने हुए हैं, गोरा बनाइए अपने आप को, काला तो बनाता नहीं कोई, लेकिन मुझे लगता है थोड़े दिन में ये भी एक ऐड आने लग जाएगा, अपने आप को काला बनाइए। ठीक है, तो मानव में जो त्वचा का रंग है वो जनरली, जैसे कि मैंने कहा आपसे, मेलेनिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। क्या है ये? वर्णक, जो कलर पैदा करता है। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। ये हमारी कोशिकाओं में होता है। जितना ज्यादा मेलेनिन व्यक्ति उतना काला, और जितना कम मेलेनिन व्यक्ति उतना गोरा। ठीक है, और अगर कोशिका में मेलेनिन, एक चीज और बता देती हूँ, कोशिका में मेलेनिन अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो तिल बन जाता है, जैसे कि मेरे फेस पे है, अगर किसी को दिख रहे हो यूट्यूब पे, तो ये होता है। अब क्या है, ये मानव में त्वचा का जो रंग है वो 3 जीन्स से कंट्रोल होता है। कौन से 3 जीन? देखो, एक ये ए बना देती हूँ इसको मैं, मान लो हम मानते। अब क्रोमोसोम नंबर नहीं बता रही मैं, आपको पता है मैं 46 क्रोमोसोम में, किसी भी क्रोमोसोम पे ये हो सकता है। ठीक है, तो ए। अब हर जीन के क्या होंगे? 2 एलील होंगे। ये बात तो अभी तक समझ आ गई होगी, इसीलिए मैं 2 बना रही हूँ, इसको 2 क्रोमोसोम ना समझे। ये एक जीन है और इसके ये 2 एलील है, तो हम ए मान रहे हैं। कैपिटल ए। दूसरे को कलर अलग ले लेते हैं। ये दूसरा जीन है जिसपे बीबी है। बीबी, हाँ, वो बीबी क्रीम इसीलिए आती है क्या मैम? बीबी की वजह से नहीं, वो ऐसे ही बकवास। ठीक है, ये तो हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं। लड़कियां और बीबी क्रीम लगाएंगी। पहले मैं बहुत काली हुआ करती थी, जब से मैंने बीबी क्रीम लगाई है मेरा गोरापन निखर गया है। ऐसे एड्स आपने देखे होंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये मान लो तीसरा जीन है सीसी। अब मात्रात्मक और जीन वाली दोनों बात आपको समझाएंगे। ये बात तो यही खत्म हो गई कि हम मानव में त्वचा का रंग जो है वो 1 से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल होता है। 3 जीन्स द्वारा, ये फिक्स है, 3 जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है, इसीलिए इसे बहुजीनी वंशागति कहते हैं। अब ये मात्रात्मक कैसे है? तो मात्रात्मक ऐसे है, मात्रात्मक मतलब उसकी मात्रा। देखो, अगर हम मेंडल के नियम को फॉलो करें तो अगर ये ए होगा, मतलब दोनों जीन्स इसके ए होंगे, इसके कैसे होंगे? बीबी होंगे, और इसके कैसे होंगे? सीसी होंगे। तो एक तो कहानी ये है, जब सारे कैसे हो? डोमिनेंट हो। एक केस ये है, ठीक है, एक केस ये है कि सारे ए बीबी और सीसी हो। तो अगर सभी के सभी डोमिनेंट हैं तो मेंडल के अकॉर्डिंगली
क्या होगा, ए जीन जितना, ये ए बी बी जितने होंगे मेलेनिन उतना ज्यादा सिक्रेट होगा। ये बात ध्यान रखें, जब जब ये प्रभावी होंगे और सारे डोमिनेंट होंगे तो वर्णक मेलेनिन बहुत ज्यादा सिक्रेट होगा और हम कैसे होंगे, बहुत काले। कैसे काले, तवे जैसे काले, जैसा ये बोर्ड है, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम ब्लैक। दूसरी चीज मैं बताती हूं, अगर ये सभी में से एक एक छोटा छोटा हो, मतलब एक वाला अप्रभावी हो, जैसे येलो से बनाए इसको, नहीं ग्रीन से बनाएंगे, एक ए छोटा हो और एक बड़ा हो, एक बी बड़ा हो और एक बी छोटा हो, एक सी बड़ा हो और एक सी छोटा हो, देख रहे हैं एक एक है सब में। अब अप्रभावी है, तो मेंडल की जो हमने अपूर्ण प्रभाविता वाला केस पढ़ा था उस हिसाब से ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए बीच का, ठीक है। बीच का मतलब इंग्लिश में तो इसको बोल देंगे इंटरमीडिएट। और गेहुआ कलर जैसा होता है, अभी मैंने कहा जैसे मेरा कलर है, ना ज्यादा गोरा ना काला, व्हीटिश जिसको कहते हैं, है ना ये। और तीसरा केस क्या बन सकता है कि सभी कैसे हों, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी हो। इस केस में क्या होना चाहिए, सभी अप्रभावी, मतलब मेलेनिन बहुत कम। भाई मेलेनिन सब प्रभावी है तो मेलेनिन ज्यादा, देखो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है ना। 3 अप्रभावी हो गए, मतलब 3 एलील अप्रभावी हो गए और 3 प्रभावी हो गए तो क्वांटिटी कम हो गई, आधी हो गई। आधी होते ही मेलेनिन भी आधा हो गया, मात्रा कम हो गई। अब तो मात्रा और कम हो गई, इसीलिए इसको मात्रात्मक कह रहे हैं, मात्रा पे डिपेंड कर रहा है। अब तो सभी क्या हो गए, 6 के 6 एलील कैसे हैं, अप्रभावी है। तो अब जो होगा ये कैसा होगा भाई, बहुत गोरा। अब ये बहुत गोरा जो है वो वैसा वाला अच्छा वाला गोरा नहीं कह रहे, इनको हम जनरली साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं एल्ब्यूनो। एल्ब्यूनो क्या होते हैं, जो बिल्कुल सफेद कलर के होते हैं। हम जनरली अगर देखेंगे तो आप उसे गोरा नहीं कहेंगे, आप बोलेंगे कि उसके अंदर डिजीज है, ठीक है। तो वो बिल्कुल वैसे वाले गोरे, एकदम सफेद कलर के, पिंकिश भी, उनका ब्लड भी दिखता है अंदर से, ऐसे वाले गोरे, तो वो होते हैं बहुत गोरे, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एल्ब्यूनो कहते हैं। इनको एक्सट्रीम डार्क कहते हैं और बीच वाले, ठीक है। ये बातें तो मेंडल ने कही थी यहाँ और ये वाली। लेकिन हमारे पास एक तो इंटरमीडिएट है, चलो वो हमने अपूर्ण प्रभाविता से समझा लिया या कोडोमिनेंस से समझा लिया। लेकिन क्या आपको ये 3 ही कलर प्रकृति में मिलते हैं त्वचा के? नहीं भाई, बहुत सारे हैं, हर के कॉम्प्लेक्शन में फर्क है। तो ये जो बीच की कहानियां हैं, ये कहाँ है? तो ये कहानियां जो है ये हम बहुजीनी सिद्धांत से समझा सकते हैं कि बहुजीनी जो है वो मात्रात्मक रूप से क्या करता है, लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो जैसे जैसे कुछ भी, भाई ये तो 3 ही कैसे, एक बार हमने सब डोमिनेंट ले लिए, प्रभावी ले लिए सारे, एक बार एक एक को गायब कर दिया। लेकिन एक केस ये बताओ ऐसा वाला, एक कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, फिर मान लो स्मॉल बी है, स्मॉल बी है, फिर मान लो कैपिटल सी है, कैपिटल सी है। अब क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? तो देखो यहाँ पे एक कैपिटल है और दूसरा, मैंने कहा ये मात्रा पे डिपेंड करते हैं, यहाँ पे एक तो है ही नहीं, अप्रभावी है। तो मतलब ए की और सी की मात्रा डिपेंड करेगी कि इसका कलर कैसा होगा, मतलब बीच का कोई कलर होगा। हालांकि उसको मैं अभी बोर्ड पे कलर नहीं समझा सकती, आपको स्किन कलर दिखाऊंगी अभी मैं। तो ऐसा जब जाना गया और देखा गया तो हमें पता चला कि हमारे जो बहुजीनी त्वचा के रंग है, लक्षण है, ये उनकी मात्रा पे डिपेंड करते हैं। ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, खतरनाक वाले केस बनेंगे, अभी बताती हूँ कितने केस बन जाएंगे। वही एक बार फिर दूसरे केस में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे केस में हम कर सकते हैं इसको छोटा ले लो, इसको बड़ा ले लो, इसको बड़ा ले लो, इसको छोटा ले लो, इसको दोनों छोटे ले लो। भाई ऐसे कितने 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 केसेस बन सकते हैं, अभी आप बताती हूँ आपको। तो इनमें इन्हीं कारणों से इसे कहा गया कि ये बहुजीनी सिद्धांत है। बेस्ट से सिंपल आपको लिखना क्या क्या है, बस ये लिखना है कि त्वचा का रंग जो है वो बहुजीन से जो है 3 जीनों से होता है, ए बी बी 3 ऐसे समझा देना। ये 3 इंटरमीडिएट आपको बता देने हैं, सारे तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि अभी मैं टेबल बताऊंगी तो आधे जने बोलेंगे नहीं मैम इतना बहुत है, तो आपको इतना ही बताना है। देखते हैं वो टेबल क्या है।
ये देखो, ये है मानव में त्वचा के रंग और ये है उसके कॉम्बिनेशन। वही जो मैंने बोला, मैंने 2 बना के दिखाए, आप ऐसे 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 कितने बना सकते हो। ठीक है, इसको बनाने का एक इजी तरीका, हालांकि आपको बनाना नहीं है, बीएससी लेवल पे आता है। देखो क्या करते हैं, एक बार तो सब डोमिनेंट ले लेते हैं, है ना, एक से ही समझा रही हूँ मैं, वही 2-2 हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक डोमिनेंट और दूसरे रिसेसिव ले लेंगे। फिर तीसरे में बी को डोमिनेंट और सी को रिसेसिव ले लेंगे। फिर चौथे में क्या करेंगे, ए, बी और सी, सबको एक बार इसको बड़ा ले लिया, एक बार इसको बड़ा ले लिया, एक बार इसको बड़ा ले लिया, ये एक बन जाएंगे गैमेट, 4 गैमेट ये हो गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब 2-2 को ले लो, एक बार तो इन 2 को ले लिया, दूसरे बार में इन 2 को ले लिया, तीसरी बार में इन 2 को ले लिया, ठीक है, और चौथी बार में सबको रिसेसिव ले लिया। ऐसे ऐसे करके हमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, वो 2-2 लिखेंगे हम, कैपिटल है, स्मॉल है, और फिर इनके एक और। तो इस तरह से ये पूरा बना है। और यहाँ पे रेशो देखो जरा, खतरनाक वाले, सबसे काले, मैंने कहा तवे वाले काले तो आपको दिखेंगे नहीं, 1 यहाँ पे लिख दूं, शायद थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो आपको, ये देखो, सबसे काले वाला कॉम्प्लेक्शन जो है वो कितना है, सिर्फ 1। इतने काले तवे जैसे काले तो मैंने कहा नहीं मिलते। फिर उससे थोड़े से डार्कर शेड वाले 6 हैं, उससे थोड़े और डार्कर शेड वाले, अब ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये ए की क्वांटिटी पे। देखो यहाँ पे ये सबसे एक्सट्रीम है, सब कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सारे कैपिटल तो काला। इधर देखो, ये रहा सबसे सफेद वाला, सारे स्मॉल है, तो ये सबसे सफेद जो मैंने बताया है ना, ये सबसे काला एक्सट्रीम ब्लैक, ये सबसे गोरा जिसको एल्ब्यूमिन कहते हैं ये। और बीच में अगर आप ले लो, कहाँ है ये वाला, ये देखो, ये वाला आपको दिख रहा हो अगर, यहाँ पे एक कैपिटल है एक स्मॉल है, फिर कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल, ये वो है इंटरमीडिएट जिसको हम गेहुआ कह रहे हैं, तो ये बीच में आ गया। और बाकी इसके ये सारे कॉम्बिनेशंस। तो इंटरमीडिएट कितने हैं, देखो ये 3 और ये 3, ये रहा हमारा इंटरमीडिएट। तो ज्यादातर लोग कैसे मिलते हैं प्रकृति में, बहुत काले तो एक ही मिलेंगे, ठीक है, जो है ये परसेंटेज है भाई, हम किसी जो है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जा 64, मतलब 64 लोगों में से हम ये बात कर रहे हैं, 64 कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं अभी, कि 64 में से एक सबसे काला होगा, 6 थोड़े से ठीक होंगे, 15 फिर थोड़े से लाइट, और 20 सबसे ज्यादा, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब मेरे जैसा कलर ज्यादा मिलता है प्रकृति में, है ना, कितनी फेमस हूं मैं, ठीक है। और 15 फिर थोड़े से गोरे, फिर 6 और फिर सबसे गोरे 1। तो देखो ये कॉम्बिनेशन भी ज्यादा टफ नहीं है, बीच में 20 रखना है, 1 6 15 20 15 6 1, उल्टा है, एक बार 1 से 6 जाना, 1 से 15 जाना है, फिर इधर से उल्टा लिख देना है, और 20 सबसे ज्यादा, इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा मिलते हैं गेहुआ कलर वाले, व्हीटिश कलर वाले, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ये आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट और वो वाला बनाना है, और वही उसके ही जीन्स लिखने, और ये रेशो आप चाहें तो आपकी वही नंबर बढ़ाने के हिसाब से लिख सकते हैं, ये रेशो लिख सकते हैं कि प्रकृति में जो है वो बहुजीना, यानी त्वचा के रंग का जो फिनोटाइप है वो कुछ ऐसा है, जीनोटाइप तो जाना ही मत, बेहोश हो जाओगे, ठीक है, फिनोटाइप है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बहुप्रभाविता पर। अब देखो दोनों चीजों को ध्यान से पढ़ना, एक बहुजीनी होता है, एक बहुप्रभाविता होता है, और एक अभी आने वाला है बहु एलिल, यानी मल्टीपर एलिल, ठीक है। ये तीनों में बोर्ड के पास पूरे 100% राइट है आपको कंफ्यूज करने के, तो इनको हमेशा, बहुजीनी मतलब एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, बहुप्रभाविता नाम में प्रभाविता है, मतलब एक जीन प्रभाव ज्यादा, ठीक है, प्रभाव शब्द है यहाँ पे, जीन शब्द नहीं है, उसमें जीन शब्द आ गया मतलब बहुत सारे जीन, इसमें प्रभाव शब्द आ गया मतलब बहुत सारे प्रभाव, प्रभाव ज्यादा है तो जीन एक ही होगा, और जीन ज्यादा है तो प्रभाव मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको और क्या बोलते हैं, प्लायोट्रॉफी भी बोलते हैं, इंग्लिश वाला भी याद रखें, क्योंकि नीट में जो है वो भाई इंग्लिश वाले वर्ड्स ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IMP लगा लो इसको, जितने भी स्टार लगा सकते हो, स्टार की पावर 100 लगाना चाहते हो अगर, तो लगा सकते हो, ठीक है।
चलिए, क्या है ये? एक जीन के अनेक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता बहुप्रभाविता ऐसे जीन बहुप्रभावी या प्लायोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। समझा मैंने आपको दिया कि जनरली अभी तक हम जितनी बात करते आए हैं, हम क्या करते आए हैं, एक जीन होता है, उसके 2 एलील होते हैं या ट्रेट्स होते हैं, जो भी आप बोले, एलील होते हैं, ठीक है। और 2 एलील हैं तो कितने लक्षण होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लक्षण होते हैं। लेकिन अगर एक ही जीन और बहुत सारे प्रभाव इन द सेंस ऑफ कि लक्षण तो मैं नहीं बोल सकती, इफेक्ट क्योंकि वर्ड है, बहुत सारे इफेक्ट देता हूं। जैसे जनरली अभी हम पढ़ते आए कि अगर हमने त्वचा का रंग देखा तो त्वचा के भले ही एलील या जीन्स बहुत सारे थे, लेकिन लक्षण क्या था, प्रभाव क्या था? त्वचा पे, है ना। जीन भले ही बहुत सारे थे, लेकिन प्रभाव क्या था? सिर्फ त्वचा पे था। ऐसे ही लंबेपन वाला पढ़ा कि हम बात करते हैं अगर एक लंबेपन के जीन की, तो उसका प्रभाव क्या है? सिर्फ लंबेपन पे, कि लंबा या बौना होना इस पे डिपेंड करेगा। एक जीन एक प्रभाव। लेकिन अगर एक जीन है और उसके प्रभाव बहुत सारे हैं, मोर देन 1, तब वो होता है बहुप्रभावित। अब एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक समझाती हूँ, है ना बात, कि आप एक तो होता है आपके कोई सब्जेक्ट टीचर है ना, हिंदी का टीचर, इंग्लिश का टीचर, बायो का टीचर। एक जीन मतलब एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये जनरल बात होती है। अब उस सब्जेक्ट में आगे डेरिवेशन हो सकते हैं कि बायो के बहुत सारे पार्ट्स हैं, भाई जूलॉजी भी है, भाई जेनेटिक्स भी है, तो ये तो उसके एलील हो गए, है ना, ये वाली कहानी हो गई। लेकिन अगर एक ऐसा टीचर जो कहता है मैं हिंदी भी पढ़ाऊँ, मैं बायो भी पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, जैसा जनरली लोअर क्लासेस में होता है, जो साइंस का टीचर होता है वो क्या पढ़ाता है? वो बायो भी पढ़ाता है, वो फिजिक्स भी पढ़ाता है, वो मैथ्स भी पढ़ाता है, वो हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा सकता है। तो ये क्या हो गया? उसके मल्टीपल प्रभाव हो गए, बहुत सारे। एक जीन प्रभाव अनेक, ठीक है। और अगर एक जीन और एक सब्जेक्ट, तो वो एक जीनता हो जाती है। जनरली ऐसा ही होता है। तो इस कहानी से मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। और एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एक लिखा है, लेकिन वही उगलने वाली आदतों के हिसाब से मेरे मन के अंदर आ रहा है तो मैं बता दूंगी। सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल भी कहते हैं इसको। जीन का एक प्रभाव असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण। एक तो क्या प्रभाव करता है? ये हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको अप्रभावी बनाता है। इस डिजीज को हमें डिटेल में पढ़ना है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। आनुवांशिक विकारों के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, लाल रक्त कोशिकाओं का बना होता है या हसियाकार होना है। क्या प्रभाव है? सिकल सेल एनीमिया जो है वो बहु प्रभाविता का लक्षण है कि इसमें जो जीन होता है किसको कंट्रोल कर रहा होता है? वो ऑब्वियसली ब्लड या रक्त कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। एक जीन है, ठीक है। अब इस जीन के अंदर अगर कोई चेंज हो जाए या परिवर्तन हो जाए, बच्चे बोलते हैं मैम आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। भाई मैं दोनों वर्ड बोलती हूँ, मेरी आदत हो चुकी है। मैं चेंज बोलती हूँ तो उसके साथ नियंत्रण भी बोलती हूँ, मैं ट्रेट्स बोलती हूँ तो उसके साथ विशेषक भी बोलती हूँ, मैं प्रभाविता बोलती हूँ तो प्लायोट्रोपी भी बोलती हूँ। पर आप सुनते ही नहीं हो, आप सोचते हो कि सब यहाँ लिख दिया जाए, तो ऐसा नहीं, सुनो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड्स बोलती हूँ मैं, और कहीं तो लिख भी देती हूँ, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जीन रक्त कोशिकाएं या ब्लड सेल्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसमें क्या हो गया? कोई परिवर्तन हो गया या उत्परिवर्तन हो गया, तो इससे क्या होता है? बहुत सारे प्रभाव होते हैं। पहला, अगर इस जीन में कोई चेंज हो गया या प्रभाव हो गया तो ये क्या करेगा? असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? वही मैंने जब कहा, जब हम सिकल सेल डिजीज को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करता है ये, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। ये हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो चेन है, ये बात मैं 1000 बार बता चुकी हूं। क्या बता चुकी हूं मैम? क्या बता चुकी हूं बच्चों? कि
जीन्स जो है वो पहले आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से ही हमें लक्षण शो होता है। तो इनडायरेक्ट वे में इसने कोई ऐसा प्रोटीन बना दिया जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बना रहा, ठीक है, क्योंकि पहली वाली बात हम क्या कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन क्या नहीं कर रहा। वैसे हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती है, अल्फा और बीटा, तो ये बीटा चेन में परिवर्तन कर देते। तो पहला प्रभाव क्या है इसके चेंज होने से, पहला प्रभाव ये है कि ये हीमोग्लोबिन का संरचना या स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, बीटा में कुछ चेंज कर देता है। वैसे ग्लूटेनिन की जगह वेलेनिन आ जाता है, अभी पढ़ेंगे जैसा कि हमने कहा। एक तो ये चेंज कर देगा। अब आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है ये बताओ, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ने ही साथ छोड़ दिया, जब हीमोग्लोबिन ने ही अपना रंग दिखा दिया, बोलते हैं ना तू बहुत बदल गया है भाई, तो ये बहुत बदल गया है, तो फिर आरबीसी अकेली क्या कर लेगी। कहाँ होती है हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में। आरबीसी का शेप आपको बताया भाई, आप ऐसा मानो कि इसके सरफेस पे हीमोग्लोबिन होती है ना। तो अब ये ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, इसके स्ट्रक्चर में ही चेंज हो गया, और मान लो ये कुछ ऐसी हो गई, रंग बदलती दुनिया, ठीक है। किसान वाला देखा, गिरगिट वाला, तो गिरगिट की तरह इसने रंग बदल दिया। तो अब ये हो गया, तो अब इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो पहला प्रभाव तो क्या हो गया, ये वाला कि असामान्य संरचना बना ली। दूसरा, जब इसकी असामान्य संरचना हो गई तो इसका जो मेन काम है उस पर फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है, अब वो नहीं करेगी, या करेगी तो उस हिसाब से नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में दूसरा प्रभाव ये कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और यहाँ पे देख रखा है तीसरा, ये तो 2 ही दिए, मैंने आपको 3 बता दिए, और भी बताऊंगी अभी क्या प्रभाव होते हैं। लिखे यहाँ 2 है, मैं 4-5 बता रही हूँ। दूसरा हो गया, तीसरा, लाल रक्त कोशिकाओं को हंसियाकार बना देती है। फिर क्या करेगी ये जो शेप आप देख रहे हैं इसको चेंज कर देगी और ऐसा बना देगी। इसको बोलते हैं हंसियाकार। वो खेतों में काटते हैं ना, ऐसा सा शेप होता है, उसको हंसिया बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क जैसा। जो खेतों में काम करते हैं उनको पता होगा, है ना, ऐसा हंसियाकार शेप होता है, उसको बोलते हैं हंसिया। घास काटते हैं, ऐसा शेप बना लेती है। तो वही पहले आरबीसी ऐसी थी, अच्छे से ऑक्सीजन कैरी कर रही थी, आपने उसका क्या बढ़ा दिया, एक तरह से इसका एरिया कम कर दिया, है ना, इसका आकार कम कर दिया। इसकी सरफेस पे तो हीमोग्लोबिन है, आपने इसका क्या कर दिया, क्षेत्रफल, हाँ एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कम कर दिया। तो भाई अब ये ब्लड वैसे थोड़ी ना ले पाएगी, ऑक्सीजन वैसे थोड़ी ना ले पाएगी जैसे पहले ले रही थी। तो दूसरा क्या कर देती है, आरबीसी को हंसियाकार बना देती है, इसके अकॉर्डिंगली। वैसे 3 हो गए। चौथा, अब जब ब्लड ही चेंज हो गया तो शरीर का आधार क्या है, ब्लड, है ना। तो जहां जहां ये खतरनाक वाला ब्लड जाएगा वहां पे ऑक्सीजन कम जाएगी, क्योंकि इसका शेप चेंज हो चुका है, और धीरे धीरे ये सबको चेंज कर देगा। तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्लड ही डीऑक्सीडेटेड है, तो उसका असर सारे ऑर्गन्स पे पड़ेगा। तो पहले ये लीवर को खराब करता है, फिर लंग्स को यानी फेफड़ों को खराब करता है, फिर धीरे धीरे ये जब ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन को खराब करेगा, और ऐसी एक सिचुएशन भी आएगी कि आप शायद क्या हो जाएंगे असामान्य लक्षण वाले। धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन जो हैं वो खत्म होते जाएंगे, क्योंकि ब्लड सही नहीं है। ब्लड ही तो है मेन, ब्लड ही सही नहीं है तो धीरे धीरे आपके शरीर का हर एक हिस्सा खराब हो जाएगा, और इसमें एक बता दूं आपको, मौत भी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये बहुत सारे प्रभाव हो गए, आप सारे लिख सकते हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है जो मैंने बोला है। 2 तो बुक वाले ने दिए हैं, और आगे हम डिजीज पढ़ेंगे तो और भी इसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ, दूसरा जो एग्जाम्पल उसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है, वो है फेनाइल कीटोनूरिया। इसी का एग्जाम्पल है फेनाइल कीटोनूरिया। इसको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, इसको हिंदी में भी यही बोलेंगे। ये जो फिनाइल कीटोनूरिया है ये एक जीन से कंट्रोल होता है। फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज का नाम है, ठीक है। इसकी क्या है, रोग है। डिजीज को क्या कहते हैं, रोग है। क्या रोग है ये बताती हूँ। एक हमारे शरीर में एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं फिनाइल एलेनिन। इसका कंट्रोल किससे होता है,
इसको एक एंजाइम चाहिए, अकेले काम नहीं कर सकता, उसका नाम है फिनाइल कीटो एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या है? ये एक एंजाइम है। और ये एंजाइम, अब ये एंजाइम है मतलब प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीन है मतलब किससे बना होगा? जीन से, और एक जीन से बना होगा, क्योंकि बहुप्रभाविता में एक जीन से ही बहुत सारी चीजें कंट्रोल होती है। तो एक जीन से बना हुआ है ये। अब किसी वजह से इस जीन के अंदर चेंज आ जाता है, इसको सटका लग जाता है, इसका केमिकल लोचा हो जाता है और ये बनना बंद हो जाता है। ये हो गया बंद। अब ये बंद हो गया तो फिनाइल एलेनिन इसकी प्रेजेंस में एक दूसरा एंजाइम बनाता है जिसको बोलते हैं टायरोक्सिन। ये टायरोक्सिन जो है ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है। क्या क्या जरा देखें। पहला, जितने भी हॉर्मोन्स हैं आपके, जैसे थायराइड, मेलेनिन जो अभी हमने पढ़ा, उसको बनाने में भी इसका योगदान है थोड़ा, मेलेनिन। और उसके बाद है जितने भी और भी हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन है ना, ये तो मैं बहुत कम बता रही, जितने भी हार्मोन हैं आपके, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, थायराइड हो गया, थायराइड, ठीक है, जितने भी हार्मोन है और भी बहुत से काम है, ये बहुत सारे काम करता है। मतलब मैक्सिमम हिस्सा ये हमारे हार्मोन चले गए तो फिर बचा ही क्या। सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, हार्मोन पे, एंजाइम्स पे डिपेंड करता है, और कुछ एंजाइम भी बनाता है वापस। अब आप बोलोगे एंजाइम और हार्मोन में तो 10th में डिफरेंस पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे हम क्या डिफरेंस होता है। ये करता है। अब ये जीन जो है इसने अपना काम करना बंद कर दिया भाई, बंद कर दिया तो फिनाइल एलेनिन टायरोक्सिन में नहीं बदलेगा। टायरोक्सिन में नहीं बदलेगा तो ये सारे लक्षण तो गए, मतलब एक प्रभाव नहीं, ये कितने प्रभाव है, कितने प्रभाव खत्म हो जाएंगे, ये सारे प्रभाव जो भी ये करते थे उसका उल्टा होने लग जाएगा। क्या क्या, थायराइड जो है वो वृद्धि करता था तो आपकी वृद्धि नहीं होगी। दूसरा हार्मोन, मान लो सेक्सुअल हार्मोन को बनाने में कोई हेल्प कर रहा है तो आपकी सेक्सुअल ग्रोथ नहीं होगी। एंजाइम बन रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम नहीं बन रहे तो डाइजेशन नहीं होगा। तो कितने सारे प्रभाव हो गए सिर्फ इस एक जीन की गलतियों की खामियां कौन भुगत रहा है, ये सब। तो क्या हो गया, एक जीन बहुत सारे प्रभाव, बहुप्रभाविता। क्या होता है और भी क्या होता है, ये खतरनाक, इसको बताती हूँ, वही हम डिजीज पढ़ने वाले हैं। फिनाइल एलेनिन जो होता है ना, ये बदलता नहीं है, तो ये धीरे धीरे हमारे लिए अच्छा नहीं है, दुश्मन है हमारा, ठीक है, और इसीलिए इसको टायरोक्सिन में बदलना जरूरी है। तो पहला तो इसको ये बदलना वैसे भी जरूरी है, और उसके बाद इसको बनाने के बाद भी बहुत सारे काम है, तो ये सारे काम ठप हो जाएंगे। दूसरा, अगर ये बनना, चेंज होना बंद हो गया, मतलब इसको इसमें चेंज करना बंद कर दिया इस जीन की खराबी की वजह से, तो ये आपके शरीर में, दिमाग में जमने लग जाएगा और आपको एक बीमारी फैलाएगा जिसको बोलते हैं मेंटल रिटार्डेशन, है ना, मंद बुद्धि बोल दूं, क्योंकि हिंदी में तो अब मेंटल रिटार्डेशन का मंद बुद्धिता आ जाएगी आप में, मतलब आप पागल हो जाओगे, सीधा सच्ची भाषा में बता रही हूँ। इसको वैसे हम, यही इसकी डिटेल है, इससे ज़्यादा डिटेल आपके इसमें है नहीं। सिकल सेल को थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ लेंगे, वैसे ही डिजीज आएगी तो फिर एक बार पढ़ लेंगे। तो ये थी बहुजीनता या बहुप्रभाविता की, सॉरी बहुजीनता बोल दिया मैंने, बहुप्रभाविता के जो लक्षण है और उसके 2 एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और करने हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होता है, क्योंकि ये 2 छोटे टॉपिक्स थे। आगे हम पढ़ने वाले हैं वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत और मॉर्गन की थ्योरी, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर।